हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एज अ रिवीजन ट्रिक फॉर बिजनेस स्टडीज़। आने वाले समय में 12th में बहुत दूर तो नहीं है, बट इतना ज़रूर है हमारे पास समय कि हम उसको एक बेस्ट वे में रिवीजन में अगर पुट करें तो हम अपने सारे डाउट्स या जो भी मन में आप सभी की एक स्टेज आता है कि हम पुराने टॉपिक्स भूलते जा रहे हैं या हम रिवीजन तो कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो रहा, तो उन सभी को एक साथ इस वीडियो में अचीव करने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। वो क्या ट्रिक आपको अपनाना है जिससे कि 6 डेज़, ओनली 6 डेज़ में आप अपने होल सिलेबस का एक बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये पैटर्न एक महीने, जिसका मतलब हुआ कि 6 × 5 यानी 5 बार आपने ये कर लिया एक महीने में, तो आई बेट कि आपकी जितने भी डाउट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये रिवीजन ट्रिक। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो एज यू ऑल नो कि मैंने इस वीडियो को मैं पहले ही कहा कि 6 डेज़ में रिवीजन पूरे होल सिलेबस का, तो उसमें से डे 1 क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अदरवाइज़ अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो जो मैं आपको डिक्टेट करना चाहता हूँ, जो ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद समझ में ही ना आए, तो आपको लगेगा कि इस वीडियो को कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इससे पहले कि आप वीडियो को में कुछ भी कंक्लूड करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, देन अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो डे 1 में क्या करना है आपको, आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, उनमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स को डे 1 के लिए आप रखना है। जैसे कि चैप्टर 1 का मतलब कौन सा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड चैप्टर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर्स आपको डे 1 के लिए रखने हैं, और करना क्या है ये थोड़ी देर बाद आगे हम देखेंगे। नाउ सिमिलरली डे 2 पे आते हैं। तो डे 2 में आपको चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 लेने हैं। चैप्टर नंबर 4 का मतलब प्लानिंग से है, 5th चैप्टर का मतलब आपके है ऑर्गेनाइजिंग से, देन 6th चैप्टर का मतलब आपका है स्टाफिंग से। तो ये हो गया आपका डे 2 तक के टारगेट। ऐसे ही डे 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 दैट मीन्स डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 8 दैट मीन्स कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड फाइनली हम आते हैं 4th डे की तरफ। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आप कहोगे सारा सिलेबस तो 4 दिन में ही कवर हो गया, तो 6 दिनों की बात फिर क्यों आ रही है। एक्चुअली इन 4 दिनों में जो आपसे मैं काम करवाना चाहता हूँ, जो आपको तरीका बताना चाहता हूँ, वो काफ़ी हैक्टिक है, नॉट द ईजी टास्क, बट डेफिनेटली इट गारंटीड यू टू सक्सेस। और इसीलिए 6 दिन क्यों लगेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आता है नेक्स्ट आपका 5th डे। 5th डे कुछ नहीं करना है आपको, टेक अ टाइम फॉर अ ब्रेक। हाँ, बिजनेस स्टडीज़ में कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स अदर सब्जेक्ट्स को कुछ नहीं करना या पढ़ना ही नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। आप बिजनेस स्टडीज़ का जो रिवीजन या जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आज के लिए आप ब्रेक दे सकते हैं। नाउ 6th डे में हम आएंगे, और 6th डे में क्या करना है, डू द रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स टुगेदर एट अ स्ट्रेच। जितने अभी तरीके से हमने डे 1, 2, 3, 4 को देखा, यानी 12 चैप्टर्स, उनको एक साथ 6th डे में करना है। नाउ अब ये डे 1 में करना क्या उन 3 चैप्टर्स का, या डे 2 या 3, 4 में, या 6th डे में आकर फाइनली, अब उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें जानना है कि आज के इस वीडियो का बेसिक थीम क्या है, क्या करना है आपको। आपको माइंड मैपिंग करना है हर चैप्टर का। अब आप कहोगे माइंड मैपिंग तो बहुत हमने देखे हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में या बुक्स में आप देखते आते हो, बट वो जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली वो चीज़ें हमारे तब तक यूज़ की नहीं है जब तक कि उसको हम खुद से ना लिखें। तो मैं आपको कोई आज ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एकदम सिमिलर माइंड मैपिंग करने वाला हूँ। आप सभी के सामने बस मैं चैप्टर के उन कंटेंट्स को रखने वाला हूँ जिसको आपने कभी ना कभी पढ़ा है और उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको बस करना क्या है, जैसे आपका डे 1 शुरू होता है, ठीक है। आपके डे 1 में कितने चैप्टर्स आते हैं, 3 चैप्टर्स, ठीक है। हम आ चुके हैं डे 1 में। ध्यान से बात समझिएगा आप लोग यहाँ से, अदरवाइज ये ट्रिक जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। डे 1 में हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 करने हैं। अब इसमें करना क्या था हम उसी की बात कर रहे हैं। हमें एक्चुअली माइंड मैपिंग करना है चैप्टर बाय चैप्टर, तीनों चैप्टर का, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना, ओनली माइंड मैपिंग। जिसमें आपको करना ये है, बुक को साइड रख देना है। आप अपने बुक को बिल्कुल मत देखो, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बुक आपको नहीं देखना है, बुक छोड़ देना है।
बस आपको करना यह है, कॉपी लेना है, पेन लेना है, चैप्टर 1 में आपने जितना कुछ पढ़ा था एक ऑर्डर में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उसके हेडिंग्स, उसके सब हेडिंग्स। और इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ ये दिखाने के लिए कि आपको एक्चुअली क्या लिखना चाहिए जिससे कि आपका रिवीजन सबसे बेस्ट हो सके। यानी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख देना है आपको, मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि आपको लिखना क्या चाहिए चैप्टर 1 में, ऐसे ही चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 3, 4 ऐसे करते करते 12th चैप्टर तक आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या करना है। तो चैप्टर 1 नंबर 1 की जब आप माइंड मैपिंग करेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे लिस्ट लिखने हैं जिसको आपने कभी पढ़ा था इस चैप्टर में। आपको जितना याद आए उस समय लिख लीजिए, जो नहीं याद आएगा तो उसका क्या करना है। तो सपोज दैट कि आपके चैप्टर 1 में टोटल 20 टॉपिक्स हैं, ठीक है, मान लेते इतने टॉपिक्स हैं, बट आपको आउट ऑफ 20 ओनली 12 ही याद आए एट दैट मोमेंट। बुक आपको दिखना नहीं है तो आपको जितने याद आए उतना आप लिख दीजिए। बाकी आपके पास 8 ऐसे टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे जिसको आप याद नहीं रख पाए। तो इससे आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक कौन से जिसको आप भूल रहे हैं और वो टॉपिक कौन से जिसमें आप कॉन्फिडेंस रख सकते हो। ठीक है, ये एनालिसिस इस तरह से काम आएगा। तो आप जब चैप्टर 1, 2 एंड 3 का माइंड मैपिंग करेंगे तो वही लिखेंगे जितना आपको याद आ रहा है। जो आपको याद नहीं आ रहा है उसको बुक से अभी नहीं देखेंगे आप। ठीक है, जब तीनों चैप्टर का माइंड मैपिंग हो जाएगा तो फिर 1-2 घंटे के गैप के बाद दोबारा से लेके बैठिए उन तीनों माइंड मैपिंग को और उस टॉपिक को देखिए जो आपको लिखना था लेकिन आपने लिखा नहीं है और उसको भी उसमें ऐड करिए। यही काम आपको रिपीट करना है इन द ऑल द 4 डेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 के माइंड मैपिंग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट की मीनिंग। मैं बता दूं फिर आपको, ये वीडियो किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि इस वीडियो में किसी भी टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है तो आपके लिए फिर ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का ट्रिक है जिसमें कि आपको हेडिंग्स, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो याद रखना है। एज यू ऑल नो कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम ऐसी आती है कि अगर आपको 6 किसी चीज़ के पॉइंट्स लिखने, फॉर एग्जांपल लिमिटेशंस लिखना है 6 पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग, तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि 6 हेडिंग्स होते हैं एंड देन उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं। हेडिंग पे हाफ मार्क्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन पे भी हाफ मार्क्स होते हैं। तो अगर आप हेडिंग ही नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल नहीं सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें हेडिंग्स याद रहें। एंड वी ऑल नो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज, वी ऑल नो दैट व्हाई बिजनेस स्टडीज इज अ टफ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इतने सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है कि कई बार कंफ्यूजन होता है। देखो, अब साल भर की बातें तो निकल चुकी है, अब इस आखिरी के 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में आप अगर रिग्रेस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हेडिंग नहीं भूलेंगे। भले आप अपने प्री बोर्ड के बाद भूल जाए, सॉरी बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद भले आप भूल जाओ, लेकिन बोर्ड के समय तो नहीं भूलोगे आप, बट आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका डे 1 के चैप्टर 1 से पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा था कभी, वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपने पढ़े थे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। मैनेजमेंट एक प्रोसेस के तौर पर, मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस चाहिए, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी चाहिए। फिर इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी हमने पढ़ा था, यानी दोनों में डिफ्रेंसिएशन किए थे विद एग्जांपल्स डेफिनेटली। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे, जिसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जिसमें मल्टी डायमेंशनल जब हमने कहा है तो उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं, उसमें से एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये जो 3 पॉइंट्स आपने देखे, ये तीनों पॉइंट मिलाकर के ही कहलाता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देन आता है आपका मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो ये हो गए आपके फीचर्स के अंदर के सारे पॉइंट्स। देन हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उसके भी अंदर था सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर था सोशल ऑब्जेक्टिव एंड देन पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा था, जिसमें थे पॉइंट्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, देन मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, management creates a dynamic organization, then management helps in achieving personal objectives, management helps in development of society। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एज यू ऑल नो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह के थे। पहला था मैनेजमेंट एज अ साइंस, और मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हेडिंग्स पढ़ने पड़े थे, जिसमें से एक था सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, देन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, देन यूनिवर्सल वैलिडिटी, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हमने नेक्स्ट नेचर पढ़ा था मैनेजमेंट को एज एन आर्ट, जिसके अंदर पॉइंट्स थे
existence of theoretical knowledge, then personalized application, then based on practice and creativity, and then again conclusion definitely, and then तीसरा नेचर था आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जिसके अंदर था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, restricted entry, professional association, ethical code of conduct, देन सर्विस मोटिव। ये 5 पॉइंट थे। उसके बाद आपका कंक्लूजन। देन हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो बहुत ही ईजी है, बट पढ़ा तो था हमने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डेफिनेटली उसके फंक्शंस भी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। यानी जब भी आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिविजन्स करें तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आने वाले वेरियस पोस्ट, ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल में कौन लोग होते हैं, लाइक CEO है ना, मिडिल लेवल पे ऑल द मैनेजर्स आते हैं, या लोअर लेवल पे आते हैं सुपरवाइजर्स। तो ये पोस्ट हमें याद रखने हैं, फंक्शंस उनके क्या क्या होते हैं वो याद रखने होंगे। देन हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसके अंदर, जो कि एज अ चैप्टर्स भी हमने पढ़े हैं लेटर ऑन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक ऑर्डर में सबको याद रखना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद आता है चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि है कोऑर्डिनेशन से। तो मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। देन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जाना था हमने। कई बार एग्जाम में आता है, पूछते हैं कि मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन करो, कमेंट करो। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी प्लानिंग से लेकर डायरेक्ट कंट्रोलिंग तक के सारे फंक्शंस में आता है वो, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद हमने पढ़ा था नेचर्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें था कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, देन कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, देन कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, देन कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, देन कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन, एंड द लास्ट टॉपिक वाज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें था ग्रोथ इन साइज, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। तो इस तरह से हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स का लिस्ट आउट देखा अभी अभी एज अ माइंड मैपिंग, ठीक है। यही आपको एक्चुअली करना है। आपने अभी देखा कि डे 1 के अंदर हमने एक चैप्टर नंबर 1 की बात की, उसके अंदर सारे टॉपिक्स एंड सब हेडिंग जितने भी आते हैं वो सब हमने लिस्ट आउट किया। अगर सब याद हो, जब तक नहीं होते तो समझ लेना है आपको कि आप भूल रहे हैं कुछ ना कुछ। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपको इसमें से 50% से भी कम याद आ रहा हो, बट जितना भी याद आ रहा हो आप उसको ऑनेस्टली लिखिए, बिना बुक देखे लिखें, एंड देन लेटर ऑन 2-3 घंटे के बाद उसमें करेक्शन करिए, जो जो भूल गए उसको ऐड करिए, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप नेक्स्ट वीक में करेंगे तो उस समय आपको कुछ चीज़ें और याद रहेंगी। और करते करते जब आप 1 महीने में रेगुलरली ये 5 बार परफॉर्मेंस कर चुके होंगे, रिपीट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ याद रह जाएंगी। और यही सबसे बड़ी चीज़ है, हेडिंग्स याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन का मैटर आता है, और एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है कि एकदम वर्ड टू वर्ड हो, थोड़ा सा अपने लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं, बट हेडिंग में काफ़ी ज़रूरी है कि जैसे हम पढ़ते हैं वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो डे 1 का टास्क अभी पूरा नहीं हुआ। डे 1 के अंदर 3 चैप्टर्स हमने रखे हैं, उनमें से सेकंड चैप्टर की बारी आती है। तो अब आते हैं माइंड मैपिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2 की तरफ। और हर चैप्टर की माइंड मैपिंग इतनी लंबी लंबी नहीं है, कुछ चैप्टर्स में है, बाकी चैप्टर्स में इतने लंबे नहीं है माइंड मैपिंग्स। तो चैप्टर 2 जिसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन डेरिवेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव हुए थे। तो उसके अंदर 2 ही पॉइंट्स आते हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर पढ़ा था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, देन जनरल गाइडलाइंस, देन फ्रेम्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, देन फ्लेक्सिबिलिटी, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टीजेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं और कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, देन फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर वी ऑल नो दैट 14 प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए थे फ्यूल ने। 1 बाय 1 सारे नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और रियली आई बेट यू कि आप किसी भी एक मोमेंट में ऑल ऑफ अ सडन आपसे कोई पूछे ना 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल बताइए, तो आपको एक समय में सारे याद नहीं आते हैं। जो याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बताना चाहूँगा यूनिटी ऑफ कमांड को यूनिटी ऑफ एक्शन भी कहते हैं। Then remuneration of employees, then centralization and decentralization, then scalar chain, then order, then उसके बाद equity, then stability of personnel, then initiative, then spirit de corps। ये आपके हो गए all 14 principles जो कि फ्योल ने propound किए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि F.W. टेलर ने कंट्रीब्यूट किए, जो गिनती में 4 थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, then harmony not discord, then cooperation not individualism, and last development of workers to get their greatest efficiency and prosperity।
एंड देन आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको अगेन टेलर ने ही प्रोवाइड किया था हमें। फंक्शनल फोरमैनशिप, then standardization and simplification of work, method study, then motion study, time study, fatigue study, differential piece wage system, and then comparison between contribution by Fayol and Taylor। और बता देना चाहूँगा आप सभी से, ये मेथड स्टडी से लेकर के फैटिग स्टडी, ये सब एक ही स्टडीज़ के अंदर आते हैं, जिसको कहते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के 4 पार्ट हैं, मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग। ठीक है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हो, ऑनेस्टली अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, सीरियसली समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा अब तक कि सिर्फ और सिर्फ इन हेडिंग्स को देखने मात्र से ही आपको ये पूरे चैप्टर्स का एक शॉर्ट समरी दिमाग में याद आ रहा होगा। और रियली आप जब कॉपी में लिखेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से याद आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी से कि सीरियसली इसको समझिए और टॉपिक्स देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और मैंने पहले ही कहा है, आपके थंबनेल में आप पढ़ चुके हैं, एज पर डिलीटेड सिलेबस। तो इसमें वही टॉपिक आपको मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है, एज पर रिवाइज सिलेबस। डिलीट होने के बाद जो नहीं पढ़ना है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। इसीलिए अगर आपको अपडेटेड ना हो टॉपिक से, तो ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको डिलीटेड टॉपिक पता है तो भी आप इसको ना देखें, आपको देखने से पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक या उस माइंड मैपिंग को हम कैसे बनाएं, सो दैट कि हम अपने हर टॉपिक को टच कर सकें। तो नेक्स्ट आता है आपका माइंड मैपिंग नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर था सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, then different elements are interrelated, then dynamic in nature, then uncertain, then complex, then relative concept, then importance of business environment, first mover advantage जिसके अंदर आता है point, then warning signal, then helpful in tapping useful resources, then helpful in coping up with rapid changes, then helpful in planning and policy formulation, then helpful in improving the performance। एंड देन हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आता तो माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो इंटरनल हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि इंटरनल बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से बाहर होता है। मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स ही इसमें बेसिकली काउंट किए जाते हैं, या कहें तो एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि वो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। तो कंपोनेंट्स में बेसिकली हम माइक्रो और मैक्रो को इन्वॉल्व करते हैं, और माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कोई खास हमें ज़्यादा पूछते ही नहीं, क्योंकि उसमें सप्लायर्स, क्रेडिटर्स या फिर हमारे कस्टमर्स ये सब आते हैं। मैक्रो बेसिक होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आता रहता है, जिसको हम और भी नाम से जानते हैं, जिसमें से एक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ना है आपको। बट इसके आगे का जो पोर्शन था कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो चीज़ डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही हैं आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने डे 1 का टारगेट पूरा किया। आपको डे 1 में यही चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 का इसी तरह से सारे के सारे माइंड मैपिंग करने हैं। तो मैंने जैसा कहा था, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सारे टॉपिक क्या 50% भी याद ना आ रहे हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको बुक नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। लेकिन जब आप अपने अकॉर्डिंग अपना 100% अप्लाई कर देते हैं और आपको जितना याद आता है आपने लिख दिया, तो 1-2 घंटे के गैप के बाद आप दोबारा अपने बुक को ओपन करके देखेंगे क्या आपने लिखा है, क्या नहीं लिखा है। या हो सके तो मेरे इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को रखिए अपने पास और उसके अकॉर्डिंग टैली कर लीजिए। ठीक है, देन आप नेक्स्ट वीक में जब दोबारा से इसको लिखेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी। और कई बार लोग सोचते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करेंगे, चैप्टर 1 देन चैप्टर 2 देन चैप्टर 3 एज ऑन, करते करते 12 चैप्टर्स। तो बता दूं इसमें क्या होगा कि 12 चैप्टर्स को पढ़ने में आप 12 दिन खर्च करोगे, उसमें भी एक चीज़ श्योर नहीं है कि हर दिन आप एक चैप्टर पढ़ ही लेते हैं। उससे आप अगर काउंट करिए तो 12 चैप्टर को पढ़ने में 12 दिन, 24 दिन में 2 बार और 6 दिन और लगाई, मतलब आप टोटल 30 दिन में यानी 1 महीने में 2.5 टाइम्स बुक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने किया, बीच पे एक दिन रेस्ट का भी इवन निकाला आपने, तो 6 दिनों में आपने एक बार बुक को रिवाइज किया, उसी को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका 1 महीना पूरा होता है। यानी कि आप 5 बार बुक्स पढ़ सकते हैं, यानी मोर देन द नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ रिवीजन ट्रिक जो अक्सर बच्चे अपनाते हैं या टीचर्स बताते हैं। तो इससे अच्छा क्या आपको मिल सकता है। अब आते हैं आप डे 2 के अंदर, जिसमें आपको माइंड मैपिंग करना है चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग,
जिसके अंदर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, देन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, then planning is the primary function of management, then planning is pervasive, planning is a continuous process. फिर उसके बाद आते हैं प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, और प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन याद होने चाहिए ऑर्डर वाइज, जिसमें आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रेमाइसेस, then identifying various alternative courses of actions, then evaluating alternative courses of action, then उसमें से एक को select करना है, selecting an alternative, then implementing the plan and then follow up action. उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर है प्रोवाइड डायरेक्शन, देन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, देन रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, देन प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, देन फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, देन एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर कंट्रोलिंग. And then limitations of planning. Planning leads to rigidity. Planning may not work in a dynamic environment. Planning reduces creativity. Planning involves huge cost. And then planning is time consuming process. Planning does not guarantee success. तो यही है. इसके बाद प्लानिंग का जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके टाइप्स ऑफ प्लान वो डिलीट हो चुका, आप एज जानते ही हैं सब. देन चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं, उसके माइंड मैपिंग की तरफ आते हैं. उसमें पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, स्टेप्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसके अंदर पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. और उसके बाद आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर था बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एडाप्टेशन टू चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. देन हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर, जिसके दो अंदर पार्ट्स आते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड देन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन आया था, उसके एलिमेंट्स आए थे डेलीगेशन के, जिसके अंदर अथॉरिटी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एंड अकाउंटेबिलिटी. उस आपको बताना चाहूँगा ये जो तीन आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स भी हैं डेलीगेशन के, एंड दिस द सेम आर द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. जब आपसे कभी डेलीगेशन का प्रोसेस पूछ ले आप इसी चीज़ को एज इट इज़ एक्सप्लेन कर दीजिए. देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, जिसके अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट, देन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, देन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, देन बेटर कोऑर्डिनेशन, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, देन डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अगर आप वेरियस केस स्टडीज में उलझ जाते हैं इन दोनों के बीच में तो आप इस डिफरेंस को जरूर अच्छे से तैयार करिए. देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर पॉइंट्स थे रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन इनिशिएटिव अमंग्स द सबऑर्डिनेट, देन उसके बाद आता है मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, देन ग्रोथ, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, एंड देन उसके बाद आप चैप्टर खत्म कर देते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, यानी कि लास्ट चैप्टर फॉर डे 2 आते हैं उसके माइंड मैपिंग की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, then selection, then placement and orientation, then training and development, then performance appraisal, then promotion and career planning, and last compensation. उसके बाद हमने पढ़ा था internal sources of recruitment, जिसके अंदर था transfer and mainly promotion. And then external sources of recruitment, काफ़ी important part, casual callers, labor contractors, direct recruitment, advertisement, campus recruitment, placement agencies and management consultants, then recommendation of employees, employment exchange and web publishing. उसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा steps in the selection process, जिसके अंदर था preliminary screening, then selection test, then employment interview, then reference and background checks, then selection decision, medical examination, job offer, contract of employment. एंड देन उस सिलेक्शन टेस्ट को लेकर के भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था कि कितने तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, वो है 1 by 1, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, देन उसके बाद ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. ये 5 तरह के टेस्ट होते हैं अंडर सिलेक्शन टेस्ट. इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, और आपने पढ़ा था कि इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहला आता है बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है सिस्टमैटिक लर्निंग, देन आता है इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, देन इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोरल, देन इट इनहेंसेज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, देन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. देन टू द एम्प्लॉयज क्या बेनिफिट्स हैं, करियर ग्रोथ, हेल्प्स देम टू अर्न मोर, रिड्यूसेज एक्सीडेंट्स, इंक्रीजेज द मोरल, इंक्रीजेज एफिशिएंसी लेवल. अब आते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की तरफ.
जिसमें मैंने पढ़ा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब में आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब में बेसिकली है वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 का माइंड मैपिंग कर लिया, जो आपके डे 2 का वर्क है। एंड सेम अगेन आपको करना है, जितना इनमें से याद था आपको अपने बिना बुक देखे लिख लिया, एंड लेटर ऑन 2-1 घंटे के ब्रेक के बाद, या मॉर्निंग में लिखा तो इवनिंग में, या इवनिंग में लिखा तो लेट नाइट, या अगले दिनों के मॉर्निंग में आपने ऐसे किया कि आपने क्रॉस चेक किया कि कौन कौन सा चीज़ उसमें से नहीं लिखा था, उसको लिखना है। बट आपको इतना रखना है कि 24 घंटे के अंदर में एक बार ये सारा होना चाहिए। तो अब आते हैं हम अपने डे 3 की तरफ, यानी चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 का माइंड मैपिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके अंदर आता है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। देन फीचर ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके अंदर आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो आफ्टरवर्ड्स हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके अंदर पॉइंट्स थे helps to initiate action, then the integrates employees effort, then helpful in realizing the potential and capabilities of employees, then it facilitate introduction of change, and then it provides stability। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो गलत स्पेल हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर है इंटरनल फीलिंग, produces goal directed behavior, then it can be positive or negative, then complex process। देन हमने पढ़ा था मैस्लो की नीड हायरार्ची थ्योरी, जिसके अंदर 5 टोटल नीड्स थे, यानी उसका पिरामिड बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उसके अंदर थे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स, पे एंड अलाउंसेस। फिर हमने पढ़ा था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसके अंदर थे जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जॉब सिक्योरिटी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। देन आया इसमें नेक्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर था लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल के अंदर था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजियस फेयर, formal communication, informal communication, and difference between formal and informal communication। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 8 के माइंड मैपिंग की तरफ। हम डे 3 में है इस समय। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके अंदर है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके अंदर आता है कंप्लीशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंश्योरिंग ऑर्डर ऑफ एंड डिसिप्लिन, देन इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देन हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, देन एनालाइजिंग डेविएशन, एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। फिर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल नाम का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड की रिजल्ट्स एरिया। देन हम आते हैं चैप्टर नंबर 9, यानी कि डे 3 का लास्ट चैप्टर एज माइंड मैपिंग। चैप्टर नंबर 9 के अंदर था कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बेसिकली है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देन EBIT एंड EPS एनालिसिस, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या जिसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या जिसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर पॉइंट्स थे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, जिसके अंदर थे कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल, level of fixed operational cost, state of capital market, and then factors affecting dividend decision हमने पढ़े हैं, जिसमें थे points amount of earning, stability of earning, stability of dividend, cash flow position, then growth opportunities, then shareholders preferences, then access to capital market, then stock market reaction, then legal constraints, and then contractual constraints। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग,
देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके अंदर था पॉइंट कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, interest covering ratio, then debt service coverage ratio, then capital structure of other companies, then risk consideration, then cash flow position, flotation cost, control, stock market condition. And then हमारा पॉइंट था नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, कोलाबोरेशन लेवल, देन डाइवर्सिफिकेशन, एंड देन उसके बाद लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग था वर्किंग कैपिटल का, जिसमें था नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, availability of raw materials, growth prospects, level of competition, inflation, seasonal factor, credit allowed, credit availed, scale of operations. एंड देन हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 10th, 11th एंड 12th यानी कि डे 4 की तरफ, लास्ट पोर्शन फॉर द रिवीजन. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर पॉइंट्स थे एलोकेशन फंक्शन, price discovery, liquidity to financial assets, then reduces cost of transactions, and then types of financial market, जिसके अंदर दो टाइप्स हैं, मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट. देन डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर थे कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल. एंड देन उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर था प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. एंड देन मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जिस तरीके से न्यू इश्यूज हो सकते हैं वो सारे मेथड्स, उनमें था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड EIPOs. एंड देन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अंडर, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बेसिकली कहते हैं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, देन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, देन सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस, देन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, then provide scope of speculation. then आपका आता है dematerialization. then उसमें आता है आपका step involved in increased screen based trading in securities market, जिसमें था selection of broker, opening of demat account, then placing an order, match the order, executing the order, delivery of shares or payment of shares, and last is settlement of deal, जो कि T+2 कॉन्सेप्ट होता है. और आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं T+2 के बारे में, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो अच्छा खासा पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें. देन आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, फिर है फंक्शंस ऑफ सेबी, जिसके अंदर डिविजन्स हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. एंड देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर आता है आपका गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, देन मार्केटिंग प्लानिंग, then product designing and development, then standardization and grading, customer support service, packaging and labeling, branding, price of product, promotion, physical distribution, transportation, storage. एंड देन हमने पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट के वेरियस फिलोसफीज, जो 5 हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. देन हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर था प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, यानी 4 P's. फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर आते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पेज रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग, जिसके अंदर है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग. लेवल ऑफ पैकेजिंग के अंदर आता है आपका प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड देन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्शन, देन उसके बाद फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट प्रमोशन. देन हमने पढ़ा था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्सेशन ऑफ द प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखते हैं. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यूटिलिटी एंड डिमांड, देन गवर्नमेंट रेगुलेशन, देन मार्केटिंग मेथड यूज्ड. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स के अंदर एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन.
देन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर पेड फॉर्म, impersonal method of promotion, identified sponsor, then features of personal selling, sales promotional tools, then concept of public relation. And finally, we are moving toward the last chapter, that is chapter number 12, consumer protection. Right of a consumer, right to safety, right to be informed, right to be heard, and right to be seek redressal, right to choose, right to consumer education. Then responsibilities of consumers. Consumer should have knowledge about the market. Consumer must be quality conscious. Then use of product safely. Then consumer must refer labels carefully. यहाँ पे अगेन स्पेलिंग मिस्टेक एक है, यहाँ लेवल्स नहीं है, लेबल्स होगा, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट पर पेस्टेड होता है. Then insist of cash memo. Then consumer must be honest. Then consumer must file a complaint form. Consumer organization. Then respect the environment. देन हमने पढ़ा था 3 tier लीगल रिड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अंदर था डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड देन नेशनल कमीशन. एंड देन रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर, जिसमें डेफिनेशंस आया कंज्यूमर का एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एज पर द एक्ट. तो ये थे आज के वीडियो में वो सारे के सारे आपके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हेडिंग्स जो आपके माइंड मैपिंग के लिए यहाँ प्रोवाइड किया गया, जिसको कि आप रिवीजन के तौर पर डे 1, 2, 3, 4 में बाइफर्केट कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 1, 2, 3, देन चैप्टर नंबर 4, 5, 6, देन चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड देन चैप्टर नंबर 10, 11, 12. देन टेक रेस्ट ऑन द 5th डे, ताकि आपको जितना भूलना है आप 5th डे में भूल सकें. एंड देन 6th डे में एक साथ ये पूरे 12 चैप्टर को एक साथ आपको ऐसे ही माइंड मैपिंग करना है. तो मैंने पहले कहा ये हार्ड वर्क है, एक इजी टास्क नहीं है. एंड वैसे भी कहा ही जा सकता है कोई भी टारगेट इजीली अचीव नहीं हो सकता, कोई भी किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसीलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. एंड आई बेट कि आप 6 days into 5 यानी 1 महीने में ये कोर्स करते हैं, तो आई बिलीव कि आपने जो साल भर में आपको कभी फीलिंग नहीं आई होगी, इन 1 महीनों में आपको आएगी और आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे. एंड रेस्ट इज एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके अपने ओन रिमेंबरिंग या अपने सेंटेंस फ्रेमिंग पर होता है डिपेंड. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.